वेलकम टू फिजिक्स राट। आज हम लोग करेंगे मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म का पहला लेक्चर। हम लोग क्रैश कोर्स सीरीज यहाँ पर कर रहे हैं और चैप्टर नंबर 3 हम लोग का स्टार्ट हो रहा है। हम लोग स्टार्ट करें उससे पहले देख लेते हैं कोर्स डिटेल कि हम लोग को इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। आप लोगों को एक आइडिया मिल जाएगा सारे के सारे कोर्स के बारे में। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर मूविंग चार्ज पढ़ेंगे। ये आपका चैप्टर आएगा, टॉपिक आएगा, जिसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे फोर्स ऑन मूविंग चार्ज एंड पाथ ट्राजेक्टरी। ठीक है, फिर लोरेंज फोर्स यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे। टॉर्क देखेंगे, गैल्वेनोमीटर और वोल्टमीटर डिवाइस देखेंगे और फिर साइक्लोट्रॉन देखेंगे। ये आपका चार जो टॉपिक है ये हम लोग कवर करेंगे इस मूविंग चार्ज वाले चैप्टर में। ठीक है, फिर सेकंड चैप्टर हम लोगों का इसी में आएगा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कि अगर इलेक्ट्रिक करंट पास करता है किसी भी वायर से तो मैग्नेटिक इफेक्ट किस प्रकार से जनरेट होता है। इसके लिए हम लोग बायोट-सवार्ट लॉ पढ़ेंगे और कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर, रिंग, सोलेनॉइड और टोरॉइड, ये चार चीजों की वजह से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड का कैलकुलेशन करेंगे। फिर हम लोग एम्पियर सर्क्यूटर लॉ पढ़ेंगे यहाँ पर। तो ये हमारा कोर्स ऑफ स्टडी रहने वाला है, ये चैप्टर नंबर 3 का। आगे बढ़ते हैं। इससे पहले हम आपको बता दें कि ये हमारा मास्टर कोर्स है और ये CTQ यानी कंसेप्ट थ्रू क्वेश्चंस के बेसिस पर काम करता है, जहां पर हम लोग इंपॉर्टेंट थ्योरी विथ डेरिवेशन, प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम प्रैक्टिस और इंपॉर्टेंट की पॉइंट, इस पर ज्यादा फोकस करते हैं। क्लास 12th के लिए पूरी तरह से कोर्स को बनाया गया है। ठीक है, हमारे अदर कोर्सेज भी यहाँ पर अवेलेबल है। इस तरह के सारे कोर्सेज हमारे चैनल से आप लोग कर सकते हैं, तो आप लोग को काफी फायदा मिलेगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं और चैप्टर स्टार्ट करते हैं आप यहाँ से। ठीक है, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। सबसे पहले इस चीज कंसेप्ट को समझिए कि मूविंग चार्ज यहाँ पर कैसे आया। देखिए, अगर आप देखेंगे पिछला 2 चैप्टर से, जैसे चैप्टर नंबर 1 हमने कंप्लीट किया था जिसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स था और चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रिसिटी था। अगर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करेंगे तो यहाँ पर हम पूरी तरीका से रेस्ट चार्ज के बारे में पढ़ते हैं कि अगर चार्ज रेस्ट में रहता है तो क्या क्या बिहेवियर शो कर सकता है। और चैप्टर नंबर 2 में हम लोग पूरी तरह से मूविंग चार्ज के बारे में बात करते हैं, करंट, यानी कि चार्ज जब मूव करने लगता है तो ये करंट बन जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो चैप्टर नंबर 3 है, यहाँ भी हम लोग मूविंग चार्ज का ही स्टडी करेंगे। देखिए, आप लोगों को पता है बहुत सारे बच्चे लोअर सेक्शन से ये पढ़ के आए हैं, ठीक है, और मिडिल स्कूल से ही, कि अगर कहीं पर करंट रहता है तो ये करंट कैरिंग वायर का कई इफेक्ट होता है करंट का। ठीक है, पहला क्या होता है कि ये हीट जनरेट करता है, जूल्स का लॉ आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, उसी प्रकार से जो करंट कैरिंग वायर है वो मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करता है अपने बगल में। जैसे इलेक्ट्रिक बेल के बारे में आप लोग पढ़ा होगा, ये इसी कंसेप्ट पर बनाया जाता है। ठीक है, ये और स्टेट का एक्सपेरिमेंट आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा। इसमें ये बताया गया था कि जो करंट कैरिंग वायर है अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, मतलब ये वायर वैसा ही बिहेवियर शो करता है जैसा कि एक परमानेंट मैग्नेट करता है। ठीक है ये चीज है। तो यहाँ पर भी क्या है, जो मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म है, इसमें यह है कि देखिए, जब मूविंग चार्ज जो है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है तो मैग्नेटिक फील्ड में भी मूविंग चार्ज पे इंटरेक्शन होना चाहिए। हमेशा नेचर में क्या होता है कि सेम नेचर की जो चीजें हैं, ठीक है, सेम जो आप कर सकते हैं प्रॉपर्टी वाली जो चीजें हैं वो एक दूसरे को हमेशा प्रभावित करती है, इंटरेक्ट करती है, यानी अट्रैक्शन और रिपल्शन करती है। मतलब मूविंग चार्ज अगर करंट डेवलप करता है, ठीक है, सॉरी, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करता है तो मैग्नेटिक फील्ड में भी मूविंग चार्ज पर कुछ ना कुछ होना चाहिए। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड भी मूविंग चार्ज को प्रभावित करेगा। ठीक है, तो यही चैप्टर यहाँ पर है। तो प्रभावित कैसे करता है, तो अगर हम किसी चार्ज पार्टिकल को, ठीक है, अगर हम किसी चार्ज पार्टिकल को फेंक देते हैं कहां पर, किसी मैग्नेटिक फील्ड में जहां पर मैग्नेटिक फील्ड पहले से प्रेजेंट है। आपको बता दें कि मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग वेक्टर v से डिनोट करते हैं और ये चार्ज पार्टिकल q है। अगर आप v वेलोसिटी से फेंक देते हैं किसी चार्ज पार्टिकल को किसी मैग्नेटिक फील्ड में, तब इस चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगने लगता है और फोर्स का वैल्यू होता है F = QV × V के बराबर होता है। ठीक है, तो फोर्स ऑन मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। सबसे पहला स्टेटमेंट यहाँ पर क्या होगा कि if we project a charge particle in magnetic field then charge particle experience force। अगर आप क्या करेंगे, किसी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में फेंक देंगे तब क्या होगा कि उस चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगेगा और ये फोर्स का वैल्यू होता है F = QV × V। यहाँ पर V और V का क्रॉस प्रोडक्ट है, यानी कि F = QVV sin थीटा। ठीक है, ये चीज, ये आप फोर्स का फॉर्मूला रखेंगे, याद रखेंगे, मैग्नेटिक फोर्स है किसी चार्ज पार्टिकल पे। और यहाँ पर देखिए कि अगर वेलोसिटी 0 हो, यानी कि चार्ज पार्टिकल रुका हुआ हो, तब उस पर कोई भी फोर्स काम नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ से ये बात पता चला कि मैग्नेटिक फील्ड रेफ्ट चार्ज पर कोई फोर्स नहीं लगाता है, लेकिन मूविंग चार्ज पर फोर्स लगाता है और QVV sin थीटा के वैल्यू
बराबर इसका वैल्यू होता है। अब देखिए फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, यहाँ से आप देखेंगे तो फोर्स का वही डायरेक्शन होगा जो डायरेक्शन v क्रॉस b का होगा, ठीक है, जो डायरेक्शन v क्रॉस b का होगा वही फोर्स का भी डायरेक्शन होगा। और जो f जो है फोर्स है वो वेलोसिटी और v वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर दोनों पर फोर्स क्या होगा आपका परपेंडिकुलर होगा। और देखेंगे कि थीटा इक्वल टू 0 डिग्री होगा यहाँ पर, तो साइन 0 का वैल्यू 0, तो फोर्स 0 लगता है। और अगर थीटा 90 डिग्री होगा तो फोर्स सबसे ज्यादा होता है और ये होता है मैक्सिमम। इसमें क्या है कि अगर चार्ज पार्टिकल को आप उसी डायरेक्शन में फेंक देते हैं जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, तभी तो v और b के बीच का एंगल 0 होगा कि वेलोसिटी भी उधर ही और मैग्नेटिक फील्ड उधर ही है, तब उस पर कोई फोर्स काम नहीं करता है। और अगर 90 पे फेंकते हैं तब सबसे ज्यादा फोर्स काम करता है, ठीक है। तो अब हम लोग एनालिसिस करते हैं पाथ एनालिसिस यानी ट्रैजेक्टरी। ट्रैजेक्टरी का मतलब, पाथ एनालिसिस का मतलब होता है कि आप अगर चार्ज पार्टिकल को फेंक देंगे तो ये किस प्रकार से चलेगा, इस तरह से चलेगा या फिर सर्कुलर पाथ पे चलेगा या फिर स्ट्रेट लाइन पाथ पे निकल जाएगा, तो ये चीजें हम लोग यहाँ पर अब डिस्कस करते हैं। पहली यहाँ पर पॉइंट क्या है कि अगर थीटा 0 डिग्री हो या 180 डिग्री हो, तो देखिए थीटा अगर 0 डिग्री हो तो फोर्स कितना लगेगा, फोर्स लगेगा 0, क्योंकि फोर्स का वैल्यू होता है QVV sin थीटा, और sin थीटा अगर 0 हो जाएगा 180 हो जाएगा तो F हो जाएगा 0। मतलब अगर थीटा 0 डिग्री हो या 180 डिग्री हो तब क्या होगा कि इस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा, और फोर्स नहीं लगेगा तो जैसे आप फेंके हैं वैसे ही निकल जाएगा सीधी रेखा पे, क्योंकि फोर्स लग नहीं रहा है तो ये स्ट्रेट लाइन पाथ हुआ। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी वेक्टर के बीच का एंगल 0 डिग्री है, 180 डिग्री है, या फिर आप ये बोल सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलली फेंक दिया गया है तभी तो 0 डिग्री होगा, तो यहाँ पर कोई भी फोर्स काम नहीं करेगा और पाथ स्ट्रेट लाइन होगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये वाला बन सकता है, ठीक है। फिर आप यहाँ पर याद रखेंगे कि अगर 90 डिग्री होता है, ठीक है, अगर थीटा 90 डिग्री होगा यानी किसी को हम लोग ट्रांसवर्स फील्ड बोलते हैं, 90 डिग्री को हम लोग ट्रांसवर्स बोलते हैं, तब इसका पाथ होता है सर्कुलर, ठीक है, याद रखेंगे। अगर 90 डिग्री का हो तब इसका पाथ होगा सर्कुलर, और सर्कुलर पाथ पर फोर्स यहाँ पर देखिए QVB हो जाएगा क्योंकि sin 90 बना जाएगा। और अगर ये सर्कुलर पाथ बनाया है तो इसके रेडियस का फॉर्मूला होता है R इक्वल टू mv/qv, इसके रेडियस का फॉर्मूला होता है। और अगर ये मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ पे, इसका टाइम पीरियड होगा 2πm/qb। देखिए आप एक बात ध्यान से देखेंगे कि जो टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड में वेलोसिटी कहीं पर नहीं है, 2πm/qb है। मतलब जो टाइम पीरियड होता है इस पार्टिकल का, जो पार्टिकल मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ पर, ये वेलोसिटी से इंडिपेंडेंट होता है, वेलोसिटी से स्वतंत्र होता है। यानी कि अगर आप वेलोसिटी कुछ भी रखे इसका टाइम पीरियड पर कोई असर नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब निकालते कैसे हम लोग रेडियस, थोड़ा इसको देख लीजिए। देखिए ये पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे मूव करता है और सर आपको पता है, ठीक है, नहीं पता है तो यहाँ पर जान लीजिए कि सर्कुलर पाथ पे कोई भी पार्टिकल तब तक मूव नहीं कर सकता है जब तक कि सेंटर की तरफ एक फोर्स ना लगे, ठीक है, और उसको हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। और सेंट्रीपिटल फोर्स का वैल्यू होता है mv²/r, और ये जो फोर्स है मैग्नेटिक फोर्स QVB, यही सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर हो जाता है QVB, ठीक है। और यहाँ से हम लोग रेडियस निकाल लेते हैं यानी कि mv/qb। तो ये चीज आपका हो गया, ठीक है। 9 ये तो हो गया कि 0 डिग्री पर आप इसको फेंक दिए और यहाँ पर 90 डिग्री पे फेंक दिए। अगर मान लेते हैं कि चार्ज पार्टिकल को किसी एक पार्टिकुलर किसी एंगल पर फेंक देते हैं आप, ठीक है, थीटा एंगल पे, तो इसका पाथ क्या होगा। देखिए यहाँ पर अगर आप थीटा एंगल पर फेंक देंगे तो इसका दो कंपोनेंट होगा, इसका एक इधर की तरफ वेलोसिटी का कंपोनेंट और एक ये वेलोसिटी का ये कंपोनेंट v sin थीटा और ये v cos थीटा। तो देखिए ये वाला जो कंपोनेंट है वो ये मैग्नेटिक फील्ड तो इस डायरेक्शन में है, तो इसके परपेंडिकुलर है, तो इसके वजह से ये इस तरह से सर्कुलर पाथ पर चलना शुरू कर देगा, ठीक है, और ये इसके पास से आगे बढ़ना शुरू कर देगा। मतलब फाइनली क्या होगा, ऐसे भी चलेगा और आगे भी बढ़ते रहेगा। इस तरह के पाथ को हम लोग स्पाइरल बोलते हैं, आपके कॉपी में होता है स्पाइरल बेंडिंग, तो ये स्पाइरल भी बोलते हैं या फिर हेलिक्स भी बोलते हैं। तो हेलिक्स पाथ पर चलता है अगर आप इन जनरली किसी एंगल पर फेंक देते हैं। और यहाँ पर रेडियस होता है r इक्वल टू mv sin थीटा बाई क्यूबी, क्योंकि वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेते हैं रेडियस में, mv sin थीटा बाई क्यूबी। टाइम पीरियड वही होगा क्योंकि टाइम पीरियड तो वेलोसिटी पर डिपेंड करता नहीं है। और p यानी कि इसको हम लोग पिच बोलते हैं, ये इसके और इसके बीच का जो ये गैप होता है इसको पिच बोलते हैं। और ये होता है वेलोसिटी इनटू टाइम, यानी कि इधर की तरफ वेलोसिटी v cos थीटा और यहाँ से टाइम आ जाएगा। तो ये तीन आपका इंपॉर्टेंट पाथ एनालिसिस था ट्रैजेक्टरी का, और साथ ही साथ मूविंग चार्ज कितना फोर्स यहाँ पर लगाता है, ठीक है। ये चीज अब आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा हम लोग वर्क डन भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि जो चार्ज पार्टिकल है उस चार्ज पार्टिकल पर मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाता है। कितना फोर्स लगाता है, F इक्वल टू क्यू v क्रॉस b। तो जब फोर्स लगाता है तो उसके वजह से चलना शुरू करता है,
ठीक है। हालांकि चल पहले से रहा होता है तो उसके वजह से अपना डायरेक्शन चेंज करता है, ठीक है, स्पीड घटा लेता होगा, बढ़ा लेता होगा, ऐसा होता होगा। तो वर्क कितना कर रहा है, ठीक है, तो वर्क डन कितना होता है चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगने की वजह से, तो वर्क डन का हम लोग निकालेंगे तो वर्क डन का सीधा फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और फोर्स अगर आप देखेंगे तो F इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी डॉट डी आर, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पर देखिए F v क्रॉस बी और डिस्प्लेसमेंट होता है वेलोसिटी बाय टाइम, ठीक है, सॉरी ये वेलोसिटी इनटू टाइम होगा, ठीक है, यहाँ पर वेलोसिटी इनटू टाइम होगा और डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, यहाँ पर नीचे टी नहीं होगा, खैर असर कोई नहीं, कुछ नहीं होगा यहाँ पर, तो वेलोसिटी इनटू टाइम होगा। अब यहाँ पर देखिए आप v क्रॉस बी डॉट वी, यहाँ पर v क्रॉस बी डॉट वी, ये तीनों आ गया v b v। अगर इस तरह का कोई भी कॉम्बिनेशन होता है तो इसका जो डॉट प्रोडक्ट होता है ये जीरो होता है, ठीक है, यानी एक ए बी ए आ जाए, ए बी ए आ जाए तब भी जीरो हो जाएगा। यहाँ पर वी बी वी आ गया है तो यहाँ पर जीरो हो जाएगा, यानी कि वर्क डन जीरो होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, आप लोग याद रखेंगे कि अगर किसी भी चार्ज पार्टिकल को किसी मैग्नेटिक फील्ड में अगर आप फेंक देते हैं तब इस पर मैग्नेटिक फोर्स के द्वारा, मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा या मैग्नेटिक फोर्स के द्वारा वर्क डन जीरो होता है, ठीक है, कोई भी वर्क नहीं किया जाता है यहाँ पर। फोर्स लेकिन जरूर लगता है लेकिन वर्क यहाँ पर नहीं होता है, क्योंकि जो फोर्स का डायरेक्शन होता है वो हमेशा जो है उसके वेलोसिटी के डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आप वर्क एनर्जी थ्योरम से देखेंगे तो वर्क डन जीरो है, इसका मतलब है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी जीरो हो जाएगा, मतलब काइनेटिक एनर्जी हाफ एम फाइनल वेलोसिटी स्क्वायर माइनस हाफ एम इनिशियल वेलोसिटी स्क्वायर, यानी कि Vf इक्वल टू Vi, यानी जो फाइनल वेलोसिटी है वही इनिशियल वेलोसिटी है। कहने का क्या तात्पर्य हुआ कि अगर मैग्नेटिक फील्ड में किसी चार्ज पार्टिकल को आप जिस वेलोसिटी से फेंक देंगे उसी वेलोसिटी से चलते रहेगा, ये अपना वेलोसिटी कभी भी चेंज नहीं करता है। तो करता क्या है, तो मैग्नेटिक फील्ड में सिर्फ अपना ये डायरेक्शन चेंज करता है, ठीक है। तो इसका स्पीड चेंज, यहाँ पर हम वेलोसिटी कहने का मतलब हम स्पीड की बात कर रहे हैं, ठीक है, डायरेक्शन तो चेंज करता ही है। तो वेलोसिटी या स्पीड का जो मैग्नीट्यूड है इसको ये कभी चेंज नहीं करता है, सिर्फ डायरेक्शन चेंज करता है। मतलब क्या हुआ, ड्यू टू फोर्स ऑन मैग्नेटिक फील्ड ओनली पाथ चेंजेस, ठीक है, सिर्फ पाथ चेंज करेगा, वेलोसिटी रिमेन कांस्टेंट। वेलोसिटी का मतलब यहाँ पर स्पीड हुआ जो कि हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये पूछा जाता है एग्जाम में, 5 मार्क्स में ही पूछ सकता है, ऑब्जेक्टिव में ही पूछ सकता है। तो अब तक का जो भी हम लोग यहाँ पर थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़े हैं, रिवीजन किए हैं, यहाँ पर एक तो आपका कंप्लीटली ये वाला स्लाइड आ गया, ठीक है, और दूसरा आपका ये वाला स्लाइड, ये इतना, ये काफी इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए। तो आप लोग बिल्कुल इसको अच्छे तरीका से ध्यान देंगे, इसी पर आपका साइक्लोट्रॉन भी काम करेगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन यहाँ पे करते हैं, जो कि हमारा मेन मकसद है कि आपको क्वेश्चन से चीजों को समझाया जाए। क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अलोंग अ पार्टिकल Q मूविंग विद वेलोसिटी v इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B। कह रहा है कि फोर्स का क्या डायरेक्शन होता है अगर कोई चार्ज पार्टिकल जो है जिसका वैल्यू Q है और ये मूव कर रहा है v वेलोसिटी से B मैग्नेटिक फील्ड। देखिए डायरेक्शन क्या होता है, तो आपको यहाँ पर बताए हैं, ठीक है, कि इसका जो डायरेक्शन होता है वो v क्रॉस b के अलोंग होता है। यही बातें आप लोगों को लिख देनी है कि अगर आप फेंक देंगे इसको तो इसका डायरेक्शन जो होगा वो v क्रॉस b के तरफ होगा, ठीक है, v और b का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा उसके तरफ होगा। ये आपका क्वेश्चन दिल्ली में पूछा गया, ठीक है। फिर यहाँ पर कह रहा है कि एन इलेक्ट्रॉन डज नॉट सफर एनी डिफ्लेक्शन व्हाइल पासेस थ्रू अ रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन जो है डज नॉट सफर एनी डिफ्लेक्शन, मतलब किसी भी तरह के डिफ्लेक्शन से नहीं सफर करता है, नहीं गुजरता है, मतलब इसके पाथ में कोई चेंज नहीं होता है, तभी तो डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है। व्हाइल कह रहा है कि जब पास कर रहा है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड से, ठीक है, तो इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, मतलब फोर्स जीरो लग रहा है, ठीक है। तो कह रहा है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, कह रहा है मैग्नेटिक फील्ड का क्या डायरेक्शन होगा। तो देखिए फोर्स जीरो कब होता है, जब मैग्नेटिक फील्ड उसी डायरेक्शन में होता है जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होता है। यहाँ पर दोनों अगर एक ही डायरेक्शन में हो या दोनों एक दूसरे के उल्टा हो तब भी ऐसा होता है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का क्या होगा, तो हम लिखेंगे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ऑल इंडिया 2009 में पूछा गया है। अब यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, जो 9, 10, 16 और कई और साल पूछा गया है। यहाँ पर एटसेट्रा वर्ड का यूज किया गया है, तो बहुत सारी बार ये क्वेश्चन पूछे गए, तो पूछे भी जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, देखिए डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड का क्या डायरेक्शन होगा। तो आप देखिए यहाँ पर ये प्रोटॉन है जो इस डायरेक्शन में जा रहा है, और फिर यहाँ पर फोर्स किधर लग रहा है, ये वेलोसिटी इधर है, और फोर्स किधर लग रहा है, ये चीजें यहाँ पर नहीं दी गई है, ठीक है। तो थोड़ी सी यहाँ पर क्वेश्चन में मिसिंग है, कोई बात नहीं, आप लोग गूगल है तो 2009, 2010 और 16 में इस तरह का क्वेश्चन थोड़ा देखिए
और इसको सोल्व करने का कोशिश कीजिए। चलिए एक क्वेश्चन रह गया आप लोगों के लिए यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। इस क्वेश्चन को कंप्लीट भी आप लोग कर लेंगे और सोल्व भी करेंगे। हालांकि अगर आप लोग बताएंगे यहाँ पर, ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्लास में इसको बता देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पर। ये कह रहा है कि डिपिक्ट द ट्रैजेक्टरी ऑफ अ चार्ज पार्टिकल मूविंग विद यूनिफॉर्म विद वेलोसिटी v एज इट इंटर्स यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। कह रहा है कि आप क्या कीजिए कि ट्रैजेक्टरी पाथ को खींचिए अगर पार्टिकल परपेंडिकुलर मूव करता है मैग्नेटिक फील्ड के। यानी कि ये कौन सा कंसेप्ट हो गया आपका, यहाँ पर डायरेक्ट ये वाला क्वेश्चन पूछा है आपसे, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछा है, ये 2 नंबर पॉइंट वाला आपसे डायरेक्ट यहाँ पर ये पूछा है कि आप बताइए कि अगर ट्रांसवर्स या परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में जाएगा तो किस तरह का इसका फील्ड आएगा, ठीक है, पाथ आएगा, ठीक है। तो यही पाथ आपका आएगा जो पूछा है कि अगर आप ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड में ऐसे जैसे ही फेंकेंगे ये आपका सर्कुलर पाथ पे चलना स्टार्ट कर देगा, तो दैट इज यही आपका ट्रैजेक्टरी है कंप्लीट, यही इसका आंसर हो जाएगा। और ये सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा और रेडियस अगर आप निकालेंगे तो mv/q भी आ जाएगा, थोड़ा लिख दिए। और यहाँ पर हाँ स्टेटमेंट लिखना भी पड़ेगा कि अगर आप परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में इंटर करता है तो यहाँ पर इसका पाथ सर्कुलर हो जाता है, जो कि इस प्रकार है। 2-4 लाइन आप लिखेंगे तो मार्क्स आप लोगों को अच्छे बेहतर तरीका से मिलेगा, ठीक है, ये चीज। फिर अगर आप लोरेंज फोर्स की यहाँ पर बात करते हैं कि लोरेंज फोर्स क्या होता है, बस सिंपल सा इसको समझिए लोरेंज फोर्स क्या होता है, ठीक है। देखिए अगर आप चार्ज पार्टिकल है और चार्ज पार्टिकल को अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में फेंक देंगे तो फोर्स लगता है, फोर्स का वैल्यू होता है QV/B। और मान लीजिए कि ये रीजन ऐसा है जहां पर मैग्नेटिक फील्ड भी प्रेजेंट है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रेजेंट है, दोनों फील्ड प्रेजेंट है, तब क्या होगा कि दोनों ना फोर्स लगाएगा, मैग्नेटिक फील्ड भी फोर्स लगाएगा चार्ज पर, इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगाता है, दोनों फोर्स लगाता है, तो दोनों का जो नेट फोर्स होता है, ठीक है, जैसे कि F यहाँ पर नेट हुआ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, दोनों का जो नेट होता है उसी को हम लोग लोरेंज फोर्स के नाम से यहाँ पर जानते हैं, ठीक है। तो ये चीज है। तो इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ पॉइंट चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। अगर कहीं पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है यानी कि वैसा फील्ड जिसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों फील्ड प्रेजेंट हो, तब यहाँ पर जो फोर्स होता है ये इस तरीका से हम लोग डिफाइन करते हैं, जिसको हम लोग लोरेंज फोर्स बोलते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर ये सिंपल चीज है, कोई बहुत बड़ी चीज है नहीं, ठीक है, बट इंपॉर्टेंट है, आप लोग लोरेंज फोर्स को याद रखेंगे। अब ये क्वेश्चन नंबर 5 अगर आप देखते हैं, राइट द एक्सप्रेशन इन द वेक्टर फॉर्म फॉर द लोरेंज मैग्नेटिक फोर्स F ड्यू टू चार्ज। ये कह रहा है कि आप लोरेंज फोर्स के जो इक्वेशन है उसको लिखिए, मतलब सिंपली यही चीज लिखना है और ये सारा का सारा चीज आप लोगों को यहाँ पर उतार देना है इसके आंसर में, ठीक है। दिल्ली 2013 और ये आपका ऑल इंडिया 18 या 11 है, इसमें आपका पूछा हुआ है, बोले काफी इंपॉर्टेंट है जो हमेशा से पूछा जाता है, ठीक है। और ये क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास और क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक है। फिर आगे भी कई क्वेश्चन है क्योंकि हमारा मकसद ये क्वेश्चन सोल्व करना। क्वेश्चन नंबर 8 भी है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 9 भी यहाँ पे दिया हुआ है जो काफी इंपॉर्टेंट है, अगर आप कर लेते हैं, और क्वेश्चन नंबर 10 भी यहाँ पर आपके पास रखा हुआ है, ठीक है। तो ये इतने सारे क्वेश्चंस है जो आप लोगों को सोल्व करना है। आज हम यहीं पर लेक्चर को समाप्त करते हैं और आप लोगों के पास क्वेश्चन तो चला ही गया है। हम चाहेंगे कि आप लोग इतना पढ़ने के बाद क्वेश्चन को खुद से यहाँ पर सोल्व करें। नेक्स्ट क्लास में हम इस क्वेश्चंस को बताएंगे, अगर आप प्रैक्टिस करके आएंगे ठीक है, आपसे नहीं बने, नहीं समझ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्वेश्चन तो समझ में आ गई होगी। तो अगर आप नेक्स्ट अगला क्लास में अगर आप हमसे मिलते हैं और ये क्वेश्चंस अगर आप बना के आते हैं तो ज्यादा मजा आएगा पढ़ने में। तो इंतजार करते हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन का अगले क्लास तक। आप लोग खुद से प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा और बने रहिए हमारे साथ। अगर किसी भी तरह की डाउट होती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं और हाँ अच्छा लगता है दोस्तों तक भी शेयर कर दिया कीजिए। थैंक यू।